जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम BA 6 सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट का चैप्टर 14 जो कि लास्ट हमारा चैप्टर है इस पूरे सिलेबस का, उसको हम देखेंगे, जिसमें हमें भारत का विभाजन और भारत की स्वतंत्रता किस प्रकार मिली, किस अधिनियम के तहत मिली, किस योजना के तहत मिली, इसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप चैनल पर जब विजिट करेंगे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी BA 6 सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट क्लासेस के नाम से। वहां पर क्लासेस आप देख सकते हैं। सिलेबस के साथ साथ सभी चैप्टर आपको चैप्टर वाइज लाइन से मिल जाएंगे, जिससे आप सिलेबस आप पूरा कवर कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम आपके नज़दीक हैं, बहुत ही अच्छे से तैयारी करके आप एग्ज़ाम दीजिए। आपके एग्ज़ाम हो जाए तो एग्ज़ाम पेपर जो है वह आप ग्रुप में अवश्य, टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य भेज दीजिए। चलिए देखते हैं भारत विभाजन और स्वतंत्रता के बारे में। टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF नोट्स भी दिए जाते हैं। ये जो क्लासेस कराई जा रही हैं सभी आपके नोट्स जो है वहाँ पर प्रोवाइड कराए गए हैं, वहाँ से आप रिवीजन कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप अपना हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहते हैं तो वहाँ से आप बना सकते हैं। तो भारत का विभाजन क्यों हुआ, इसका कारण जानेंगे। भारत का स्वतंत्रता अधिनियम किस योजना के तहत बना, इन सभी चीज़ों को हम जानेंगे। इस चैप्टर के पूर्व हमने आपको क्या बताया था कि इस चैप्टर के पूर्व हमने आपको एक चैप्टर पढ़ा है माउंटबेटन योजना। जब लॉर्ड माउंटबेटन योजना जो बनाकर यहाँ से ले जाते हैं कि किस प्रकार से विभाजन होगा, विभाजन अनिवार्य है, किस प्रकार से किस नियम से विभाजन होगा, इन सभी बातों को जब बनाकर माउंटबेटन योजना में अपने ले जाते हैं तो उसके आधार पर जो क्लीमेंट एटली हैं वह 4 जुलाई को 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में विधेयक प्रस्तुत करते हैं, जो कि हमने आपको बताया। फिर वह निम्न सदन में पारित होता है, उच्च सदन में पारित होता है। उसके पश्चात 18 जुलाई 1947 को सम्राट उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, और हस्ताक्षर के बाद जो वह माउंटबेटन योजना थी वह एक प्रकार से अधिनियम में बदल जाती है, और 1947 में एक प्रकार से उसे भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 नाम दिया जाता है। अब भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में क्या क्या बातें कही गई थी, उसमें सर्वप्रथम बात कही गई थी स्वतंत्रता की तारीख 15 अगस्त 1947, अर्थात भारत को स्वतंत्रता कब दी जाएगी। उन्होंने अपने भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में बताया था कि भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को दी जाएगी। दूसरी बात उन्होंने कही थी स्वतंत्रता के पश्चात 2 डोमिनियन अधिराज्य भारत और पाकिस्तान बनेंगे। तीसरी बात, दोनों अधिक राज्यों के जो दोनों राज्य हैं अधिराज्य, दोनों के अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे। उसमें ये नहीं बताया गया था कि कौन कौन बनेंगे, ये हम आपके इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ बता दे रहे हैं। भारत के उस समय जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बनते हैं, पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना बनते हैं। दोनों ही एक प्रकार से वहाँ के गवर्नर जनरल बनते हैं। देखिए आपका प्रश्न भी पूछने को मिले, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन पहले गवर्नर जनरल थे। उसके बाद वह कहते हैं कि दोनों सदन की अलग अलग संविधान सभा होगी, अर्थात भारत की अलग संविधान सभा होगी और पाकिस्तान की अलग संविधान सभा होगी। अगली बात उन्होंने कही, संविधान सभा ही मंत्रिमंडल का कार्य करेगी और भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत शासन चलेगा। जब तक आप अपना एक प्रकार से कोई संगठन नहीं बना लेते, सरकार नहीं बना लेते, तो संविधान सभा जो है वही मंत्रिमंडल का कार्य करेगी, और आपका जो शासन है वह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत तब तक चलेगा जब तक आप सरकार नहीं बना लेते हैं, अपना संविधान नहीं बना लेते हैं। छठी बात कही थी उन्होंने, ब्रिटिश की संसद का नियंत्रण भारत में समाप्त कर दिया जा रहा है। भारत का सम्राट या साम्राज्ञी पदवी जो है उसे समाप्त कर दी जा रही है, और भारत मंत्री का जो पद है उसे भी समाप्त कर दिया जा रहा है। ये तो हमने जान लिया भारत सरकार अधिनियम जो था 1947 स्वतंत्रता अधिनियम जो था उसके विषय में। उसके पश्चात उसमें यह भी कहा गया भारत पाकिस्तान सीमा निर्धारण के लिए 2 आयोग उसके पश्चात बने, जिसमें पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग, 2 आयोग बने जो कि उसके विभाजन के लिए कार्य करेंगे। उसके अध्यक्ष सिरिल रेडक्लिफ को चुना गया। आपको देखने को मिलेगा भारत पाकिस्तान के मध्य रेखा जो है उसे रेडक्लिफ लाइन कहते हैं, वह इन्हीं के नाम पर बनी क्योंकि इनकी अध्यक्षता में ही वह विभाजन किया गया था। अब विभाजन हो गया, भारत को स्वतंत्रता मिल गई, परंतु हमें यह कारण जानना है कि क्यों भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उसको जान लेते हैं और हमारा सिलेबस पूरा चैप्टर वाइज ख़त्म हो जाएगा। अब हम देखेंगे देश के विभाजन के लिए उत्तरदायी परिस्थितियाँ क्या थी या कारण क्या थे। पहला कारण था
ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और शासन करो की नीति। कांग्रेस की स्थापना के कुछ वर्षों के बाद ही सरकार ने कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए गए राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए फूट डालो और शासन करो की नीति का सहारा लिया था। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किया। 1906 ईस्वी में इन्होंने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व देने का वायदा किया। मार्ले मिंटो मिशन योजना लाए और फिर इटली की 20 फरवरी 1947 ईस्वी की जो घोषणा की गई अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो नीति के ही परिणाम थे। एक प्रकार से अंग्रेज कांग्रेस को भारत का शासन देना ही नहीं चाहती थी। शुरुआत में आपको हर एक चीज़ आपको अच्छे से बताई गई है, इसमें कोई नई बात नहीं बताई जा रही। ये सभी चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे तरीके से बताए जा रहे हैं, बस आप ध्यान से सुनते रहिए, आपके पेपर में आएगा, आप अच्छे से लिख पाएंगे। बस अच्छे से समझिए, आप रिवीजन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको मिला है, PDF दिया गया है। नेक्स्ट क्या रीजन था? कांग्रेस की दुर्बल नीति। कांग्रेस ने अपनी कमजोर नीति के कारण ही लीग को अनावश्यक महत्वता दे दी थी। कांग्रेस ने 1916 ईस्वी में लीग से लखनऊ समझौता करके उसकी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार करके ही परोक्ष रूप से पाकिस्तान की नींव रख दी थी। CR फार्मूला में पाकिस्तान की मांग को एक प्रकार से स्वीकार ही कर लिया गया था। इस फार्मूला को लेकर गांधी जी ने बार बार मोहम्मद अली जिन्ना से भेंट करके व्यर्थ ही उसे महत्वपूर्ण नेता बना दिया था। इसके बाद पंडित नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाषणों में से भी लीग की पाकिस्तान की मांग की समर्थन एक प्रकार से मिला था और धीरे धीरे स्थापना हो गई। भारत और विभाजन की बातें चलने लगी। सांप्रदायिक दंगे भी हुए। लीग ने पाकिस्तान निर्माण के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई की। नीति के अंतर्गत बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे प्रारंभ कर दिए गए। इन दंगों से एक गृह युद्ध जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी, इसलिए जो है विभाजन करना बहुत ही जरूरी हो गया था। पाकिस्तान की स्वीकृति के कारण पाकिस्तान के निर्माण के लिए कोई तैयार नहीं था। गांधी जी के अनुसार यदि सारे देश में भी सांप्रदायिकता की आग फैल जाए तब भी पाकिस्तान नहीं बनेगा। फिर भी घटनाक्रम और परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि कांग्रेस के नेताओं ने विभाजन के साथ स्वाधीनता को भी स्वीकार कर लिया। भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण के मुख्य उत्तरदायी कारण कौन कौन से रहे, जैसा कि पहले हमने आपको बताया। अब पाकिस्तान के भी वही भारत विभाजन के जो कारण रहे वही रहे कारण पाकिस्तान की स्वीकृति के भी, जिसमें अंग्रेजों की कूटनीति सबसे विशिष्ट एक प्रकार से महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। अंग्रेजों की कूटनीति जो है भारत के विभाजन का प्रधान कारण अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति थी। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को सदा एक दूसरे से लड़ाने का प्रयत्न किया। ब्रिटिश सरकार की सहानुभूति लीग के साथ थी और सांप्रदायिक दंगों में भी उन्होंने लीग का साथ दिया था। ब्रिटिश सरकार ने पृथक निर्वाचन और पृथक राज्य की मांग का सदैव समर्थन किया था। सांप्रदायिक दंगे हुए थे। इस समय संपूर्ण देश में सांप्रदायिक दंगे फैल गए थे। भारत में खून की होली खेली जा रही थी और अराजकता मच गई थी। तीसरा कारण था द्विराष्ट्र सिद्धांत। जिन्ना के अनुसार भारत में द्विराष्ट्र निवास करते हैं, हिंदू और मुस्लिम, अतः दोनों का पृथक पृथक राज्य होना चाहिए। जिन्ना के अनुसार मुसलमान एक पृथक राष्ट्र है, उनकी संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज हिंदुओं से भिन्न है, उनके भिन्न धार्मिक दर्शन हैं, अतः दोनों को एक राज्य में रखने पर बहुमत वाला समुदाय अल्पमत का शोषण करेगा। अतः इस उपमहाद्वीप को समस्या का समाधान जो है वह द्विराष्ट्र के सिद्धांत में ही खोजा जाना चाहिए। अगला कारण उन्होंने बताया अंतरिम सरकार की असफलता। 1946 ईस्वी में लीग के अंतरिम सरकार में सम्मिलित हो जाने से सरकार का कार्य चलाना कठिन हो गया था। लियाकत अली खां, जिनके पास वित्त विभाग था, बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे थे। पटेल के अनुसार मैंने विभाजन मजबूरी की हालत में स्वीकार किया था। सरकार में मुस्लिम लीग के 5-6 सदस्य थे जो देश का विभाजन कराने के लिए ही सरकार में एक प्रकार से आए हुए थे। अगला कारण बताया हिंदू संप्रदायवाद। हिंदू संप्रदायवाद भी देश के विभाजन के लिए उत्तरदायी था। मदन मोहन मालवीय, सावरकर, भाई परमानंद जैसे नेताओं ने, अपना हिंदू महासभा जैसी संस्थाओं ने हिंदू संस्कृति और हिंदू हितों की रक्षा का नारा बुलंद कर दिया और इससे मुसलमानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उन्होंने मुस्लिम सांप्रदायवादियों से विभाजन का नारा बुलंद कराया। अगला कारण था सशक्त एवं संगठित भारत का स्वप्न। कांग्रेस को नेता यह अनुभव करते थे कि संगठित और सशक्त भारत का एक विशाल और अशक्त भारत से अच्छा है। यदि विभाजन न होगा
तो भारत जो है वह दुर्बल बना रहेगा, क्योंकि लीग और कांग्रेस की संयुक्त सरकार जो है वह चल ना सकेगी। प्रशासन में गतिरोध उत्पन्न होगा। सरकार पटेल के अनुसार पाकिस्तान निर्माण के पश्चात भी हमारे पास 3/4 भारत शेष बचा रहेगा, जिसे हम अपनी इच्छानुसार विकसित और सशक्त बना सकते हैं। यदि मुसलमानों को यहाँ रहने के लिए विवश किया जाएगा तो फूट और मनमुटाव के कारण प्रगति और योजना कुछ भी संभव नहीं हो पाएगी। अगला कारण था जिन्ना द्वारा कटे छठे पाकिस्तान की स्वीकृति। जिन्ना एक बड़े और विशाल पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। पंजाब सीमा प्रांत, सिंध, बंगाल और आसाम चाहते थे तथा एक कॉरिडोर या मार्ग की मांग वह कर रहे थे, पूर्व और पश्चिम भाग को जोड़ सके, जो कि पूर्व और पश्चिम में वो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान जो कि वर्तमान में बांग्लादेश और पाकिस्तान है, उसको जोड़ने के लिए बीच में एक वह मार्ग चाह रहे थे। प्रस्तावित पाकिस्तान योजना में बंगाल और पंजाब का विभाजित भाग, सिलहट जिला, सीमा प्रांत तथा सिंध रखे गए, जिसको जिन्ना के अपंग, कटा छटा और दीमक लगा पाकिस्तान कहकर अस्वीकार कर दिया गया। किंतु कुछ ही समय बाद जब माउंटबेटन वायसराय बनकर आए तो जिन्ना ने अपनी स्वीकृति दे दी और विभाजन की योजना को कार्यान्वित कर दिया। इस प्रकार आपका यह चैप्टर होता है समाप्त। आपने देखा कि किस प्रकार से भारत सरकार स्वतंत्रता अधिनियम के तहत, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत को स्वतंत्रता मिली और भारत के विभाजन के क्या क्या कारण रहे। बहुत ही जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, बहुत कम टाइम बचा था आपके पास, इसलिए हमने जल्दी से कंप्लीट करा दिया। इससे ज़रूर आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, बस ध्यान से आप सुने रहिए जिससे आप अच्छे से लिख पाएँ। आपके पेपर बहुत ही अच्छे होंगे, बस आप तैयारी करते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।